नमस्कार साथियों, फिटल सर्कुलेशन लेक्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे आज भी इस लेक्चर में। जहां प्रीवियस लेक्चर में आपको सर्कुलेशन की बेसिक फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करके बताया गया था कि कैसे एक सर्कुलेशन फीटस में चलने वाला एडल्ट से डिफरेंस रखता है, अपने अंदर 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है और उन्हीं स्ट्रक्चर्स की सीक्वेंस से सर्कुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी जोर देकर के बताई गई बातें फिजियोलॉजी से जो एमसीक्यू के तौर पे आती हैं, उन्हीं को आज भी अपन लेक्चर में मैकेनिज्म नाम से कंटिन्यू करना चाहेंगे। जहां हमने वो सीखा प्रीवियस लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की फिजियोलॉजी को यदि एक बार फिर आपको 5 सेकंड के लिए बोर्ड पे विजुअलाइज करवाऊं तो बड़ा इजी है। जो हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया था कैसे एक प्रोसेस कंप्लीट होता था इन 5 सीक्वेंस से। अब हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। इस मैकेनिज्म में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं। जैसे आपसे एक लाइन आ जाए ये वाली कि फीटल सर्कुलेशन में फर्स्ट एमसीक्यू बन के आ जाए, सर्कुलेटरी ऑर्गन किसे बोलोगे। नंबर 1 क्वेश्चन ये डिमांड आ जाए कि फीटल सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन होता है। तो फीटल सर्कुलेशन में अपन ने देखा सर्कुलेटरी ऑर्गन उसे बोलते हैं जहां से स्टार्ट हो और वहीं पे आकर के एंड हो जाए। तो हमने देखा यहां पे ये रोल प्ले कर रहा था हमारा प्लासेंटा। तो सर्कुलेटरी ऑर्गन हम यहां पे डिक्लेयर करेंगे किसको, प्लासेंटा को। ये अपना फर्स्ट एमसीक्यू जो अराइज हो सकता है फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट वन, अगली बात करते हैं। ये अपना फर्स्ट वन बात हो गई। सेकंड वन पे अपना अटेंशन दें, क्या है अपने पास। उसके बाद जो 5 अपने नाम थे उनकी सीक्वेंस हमें लर्न होनी चाहिए। फिर अपने पास आगे बढ़ते थे। प्लासेंटा से निकलता था, अम्बलाइकस में जाता था, लीवर के पास बाइफर्केशन होता था। तो नेक्स्ट वन जो एमसीक्यू बनता है वो ये कि बाइफर्केशन, ये जो इवेंट है सर्कुलेशन में अम्बलाइकल वेन का होता है बाइफर्केशन, वो किस लेवल पे होता है। ये एमसीक्यू अपने से अराइज हो सकता है। तो आंसर हमें पता है। बाइफर्केशन का मीनिंग था अम्बलाइकल वेन का डाइवर्जन। डाइवर्ट कहां पे हुई थी, लीवर में, पोर्टल सर्कुलेशन में। तो यहां भी वो आंसर देना है बाइफर्केशन कहां पे होता है, अपना पोर्टल सर्कुलेशन पे। और किसका होता है, अम्बलाइकल वेन का। सेकंड एमसीक्यू यहां पे डिमांड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाइफर्केशन के बाद अम्बलाइकल वेन का ब्लड इंफीरियर वेना केवा में डाइवर्ट हो गया था और वहां से हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंच गया था। एमसीक्यू बना था राइट एट्रियम में पहुंचने तक ब्लड की मिक्सिंग कितनी बार हुई। हमने जवाब दिया था 3 बार। और यह भी एमसीक्यू बना था कि क्या मिक्सिंग से कोई फर्क पड़ता है, जवाब था नहीं। तो दोनों के लिए मैकेनिज्म में ये लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास ये लिखते हैं शब्द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कितनी बार होती है तो उसे एक्सप्लेन करते हैं अपन इस नाम से, बोलेंगे 3 टाइम। 3 टाइम मिक्सिंग होती है किस किस से। सबसे पहले जब मिलता है वो अपने पास पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल वेन से, उसके बाद सुपीरियर वेना केवा और उसके बाद इंफीरियर वेना केवा। और यहां गौर करने वाली बात है, इस मिक्सिंग का फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे अगला एमसीक्यू था, हार्ट के राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड आया है मैक्सिमम डाइवर्ट कहां होता है और रिमेनिंग ब्लड कहां जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था फोरामेन ओवल की प्रेजेंस होने के कारण मैक्सिमम ब्लड डाइवर्ट हुआ था लेफ्ट एट्रियम में और रिमेनिंग ब्लड गया था राइट वेंट्रिकल में। लॉजिक था फोरामेन ओवल का होना। तो लाइन अपन एक लिख सकते हैं सिंपल एमसीक्यू के तौर पे, वो ये चीज है, मैक्सिमम ब्लड डाइवर्जन
फीटल सर्कुलेशन की समझाई हुई फिजियोलॉजी से बनने वाला एमसीक्यू है। तो मैक्सिमम ब्लड डाइवर्जन बोलेंगे तो कहां पे किस साइड होता है वो? हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। चलिए साहब, ये हो गया था। हार्ट के चैम्बर से निकलने के बाद जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा रास्तों से आगे बढ़ रहा था तो वहां पे हमें देखने को मिला था पल्मोनरी रेजिस्टेंस, जिसके कारण पल्मोनरी आर्टरी ने बाईपास के तौर पर चुना था डक्टस आर्टेरियोसस को। तो वही लाइन यहां मेंशन करनी पड़ेगी। सवाल बनेगा कि डक्टस आर्टेरियोसस बनने का कारण क्या होता है, बाईपास होने का कारण क्या होता है? जवाब क्या देना होगा हमें? जवाब देना है हमें पल्मोनरी रेजिस्टेंस। तो फिर एक एमसीक्यू और जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। एमसीक्यू अपने पास ये है, डक्टस आर्टेरियोसस के बनने का कारण। तो डक्टस आर्टेरियोसस बनने का कारण आपको वन लाइन में एक्सप्लेन करना है और कारण देना है पल्मोनरी रेजिस्टेंस। ये सीधे वो एमसीक्यू हैं जो हमारी फीटल सर्कुलेशन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। दिस वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आगे बढ़े। अगला सवाल बनता है अपने पास में, लास्ट क्वेश्चन। सर्कुलेशन एंड करने वाली आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी किस वेसल्स के डिवीजन से बनती है? तो वहां बताया था मैंने इलियक आर्टरी। उसके अंदर भी इंटरनल इलियक आर्टरी के डिवीजन से ही, की ब्रांच से ही अम्बिलिकल आर्टरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास एक और एमसीक्यू उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं। ये लिखा, सवाल पूछा गया अम्बिलिकल आर्टरी किसकी ब्रांच है? आपको जवाब देना है बड़ा सरल तरीके से कि वो ब्रांच है इंटरनल इलियक की। तो यहां पे अभी तक फिजियोलॉजी से 6 एमसीक्यू जनरेट हुए हैं। उन सारे 6 एमसीक्यू को मैं लाइन में लगाना चाहूं तो आराम से यहां लगा सकता हूं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया गया पूरा टॉपिक। क्या सवाल बनाया मैंने? सवाल नंबर 1, पूरी मैकेनिज्म में सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन था? प्लासेंटा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बाइफर्केशन वाला काम कहां पर होता है? पोर्टल सर्कुलेशन में। सवाल नंबर 3, मैक्सिमम ब्लड कहां डाइवर्ट होता है? लेफ्ट एट्रियम में। सवाल नंबर 4, लंग्स क्या डक्टस आर्टरीज बनने का कारण क्या होता है? पल्मोनरी रेजिस्टेंस। अगला सवाल, अम्बिलिकल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल इलियक। और एक और सवाल, ब्लड की मिक्सिंग कितनी बार हुई? इन्हीं को अपन ने सारे एमसीक्यू में मैकेनिज्म में बताया। देखिए, सर्कुलेटरी ऑर्गन प्लासेंटा है, बाइफर्केशन पोर्टल सर्कुलेशन के लेवल पे होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड 3 बार होती है, पोर्टल वेन के साथ, एसवीसी के साथ, आईवीसी के साथ, मैक्सिमम ब्लड डाइवर्ट होता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। डक्टस आर्टेरियोसस के बनने का कारण है पल्मोनरी रेजिस्टेंस और अम्बिलिकल आर्टरी ब्रांच है किसकी? इंटरनल इलियक की। अब यहां पर मैं और 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा जो पूछे जाते हैं, वो ये रहे। देखिए, ये काफी अच्छा एमसीक्यू है। मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो 5 नाम मैंने आपको बताए, अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस, अम्बिलिकल आर्टरी, उनमें से किसके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है? तो ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है दोस्तों, जो जितना पहले होगा, प्लासेंटा ने अपना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाइवर्ट किया था, तो जो जितना सीक्वेंस में पहले आएगा उसके पास ऑक्सीजन के कंटेंट उतने ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा कंटेंट होंगे 1 नंबर के पास, अम्बिलिकल वेन। उससे कम कंटेंट होंगे 2 नंबर के पास, डक्टस वेनोसस। उससे कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी 3 नंबर के पास, फोरामेन ओवल वाली जगह। उससे कम कंसंट्रेशन होगी नंबर 4 डक्टस आर्टेरियोसस में, और सबसे कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी अम्बिलिकल आर्टरी में। तो यह सीक्वेंस एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के आधार पर फीटल सर्कुलेशन में पाई जाने वाली सभी 5 संरचनाओं का
क्रम बताएं। तो क्रम बड़ा सिंपल है, मैं नंबर से मेंशन कर देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, नंबर बताने में तकलीफ होगी नहीं। तो नंबर वन ज्यादा है नंबर 2 से, नंबर 2 ज्यादा है नंबर 3 से, नंबर 3 ज्यादा है नंबर 4 से, नंबर 4 ज्यादा है नंबर 5 से। और मेरे सारे दोस्तों को इनके नाम पता होने चाहिए कि 1 2 3 4 5 है क्या आखिर में, आपको याद हो तो बता दीजिए। 1 नंबर कौन है हमारे पास, अम्बलाइकल वेन है। 2 नंबर कौन है अपने पास, डक्टस विनोसस है। 3 नंबर कौन है, ये अपने पास ओपनिंग फोरामेन ओवल है। 4 नंबर हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसस है और 5 नंबर हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरी है। जिस सीक्वेंस के अंदर अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम यहां पे कंसंट्रेशन 80% है, जो धीरे धीरे कम होता होता लास्ट में आ जाता है 60% पे। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन से बनने वाला एक एमसीक्यू, ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की गई, फिजियोलॉजी से बनने वाले एमसीक्यू को लेकर प्रेजेंट की जा रही है। एक और अच्छा एमसीक्यू सामने रिप्रेजेंट करता हूं और वो लैंग्वेज अपने पास आ रही है एवरेज फीटल। ये फीटल शब्द पे जोर देना है, कार्डियक आउटपुट, एवरेज फीटल कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को लेके सीधा सवाल बना हुआ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसे बताते हैं क्या कहना चाहता है। अडल्ट का कार्डियक आउटपुट अलग होता है, नवजात बच्चा न्यूबॉर्न का कार्डियक आउटपुट अलग होता है, फीटस गर्भ में पल रहे बच्चे का कार्डियक आउटपुट अलग होता है। कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में हार्ट ने पंपिंग मैकेनिज्म के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पर ml बॉडी को दिया। एडल्ट में अलग, न्यूबॉर्न में अलग और फीटस में अलग। फीटस में कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट का रिलेशन हार्ट रेट से भी होता है, मैनिपुलेट होता है वो इसीलिए। तो इसका सीधा आंसर जो देना है सामने बोर्ड पर है, वो है अपने पास में 255 ml पर केजी पर मिनट। पर केजी पर मिनट एक आइडियल इसकी रेंज है, मैं मेंशन कर रहा हूं, देखिएगा ये लिख दिया 255 ml पर केजी पर मिनट। ये थोड़ी ज्यादा है, ध्यान से देखें, 255 ml पर केजी लिखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए। यदि डेवलपिंग फीटस के 9 मंथ कंप्लीट हो गए और उसका वजन 3 किलो है तो कार्डियक आउटपुट एवरेज कितना हो गया, तो 255 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पर केजी लिखा हुआ है। ये एवरेज कार्डियक आउटपुट है। सवाल यदि इस लाइन को फोकस करता है और एवरेज की बजाय यदि क्वेश्चन पूछ ले आपसे ये वाली टर्म मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो यहां पे आंसर हल्का सा चेंज होके हो जाएगा 350 ml पर केजी पर मिनट। तो एवरेज और मैक्सिमम फीटल कार्डियक आउटपुट को लेकर एमसीक्यू पूछा गया है और वो पूछा गया है इसलिए मैं आपके सामने इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एवरेज कार्डियक आउटपुट और फीटल कार्डियक आउटपुट को। तो ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं जो हमारे फीटल सर्कुलेशन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। आप चाहें तो फीटल सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी जो मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करी, समझ में आई हो, बहुत अच्छी बात है। उन्हें प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है फ्लो चार्ट से एरो एरो बना करके, वो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्लासेंटा से निकले अम्बलाइकल वेन से लीवर, लीवर से आईवीसी, आईवीसी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, बॉडी, ऐसा करके। यहां पर भी आपको मैं एक दिखा देता हूं ऐसा फ्लो चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजियोलॉजी में हुए सारे चेंजेस को। आइए देखते हैं वो फ्लो चार्ट अपने पास क्या है। तो यहां पे ये देखें, इसे इस फ्लो चार्ट के अंदर कंप्लीट सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है जो मैंने एक्सप्लेन करी है, आसानी से देख लीजिए। सर्कुलेटरी ऑर्गन के तौर पे सेलेक्ट कर रखा है यहां पर भी किसको, प्लासेंटा को। ये देखिए प्लासेंटा,
प्लासेंटा ने क्या करा? प्लासेंटा ने सबसे पहले ब्लड को बाहर निकाला। बाहर निकालता है किसके थ्रू? अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ऐसे अपन ने सीखा। अब अम्बिलिकल वेन क्या कर रही है? बाइफर्केशन। ये देखिए, ये दो रास्ते हैं। बाइफर्केशन जो जा रहा था एक लीवर में और दूसरा डक्टस वेनोसस से। तो बात ये चली गई कि अम्बिलिकल वेन बाइफर्केशन होने के बाद वापस बाहर निकल के आती है, और बाहर निकल के किससे मिलती है? इंफीरियर वेना केवा से। और इन दोनों के मिलान स्थान को ही क्या कह देते हैं? डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस के बाद जब सारा अम्बिलिकल वेन का ब्लड इंफीरियर वेना केवा में डाइवर्ट हो गया था, तो वेना केवा ने वो कहां पहुंचाया? हार्ट में। हार्ट में क्या नाम दे दिया? राइट एट्रियम। अब आगे बढ़े इस राइट एट्रियम से, तो गौर कीजिएगा, राइट एट्रियम के बाद फिर दो रास्ते थे। जैसा मैंने बताया, दो रास्ते, एक वो रास्ता जो नॉर्मल जाता है राइट वेंट्रिकल को, एक वो रास्ता जो नया जाता है राइट लेफ्ट एट्रियम को। वहां पे मैंने बताया मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट, फोरामेन ओवेल, यहां अपन मेंशन कर सकते हैं, मैंने करवाया भी था। यहां मैक्सिमम जाता है और यहां पे कैसा जाता है? रिमेनिंग जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्लड के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म चलती है। फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा। गड़बड़ कहां होती है? राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड वाला कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के तरफ ब्लड को नहीं भेज पाती है। स्कीम में देखिए क्या हुआ, ये लिखा हुआ है अपने पास में, पल्मोनरी में गया। पल्मोनरी में जो लंग्स था, उस लंग्स ने क्या करा? इनहिबिट करा, और इनहिबिट करने के कारण वो वापस डाइवर्ट कहां पे हो गया था? अयोटा में। सिंपल। अयोटा में आने के बाद वो पूरे बॉडी में आता है, और बॉडी से सर्कुलेशन का एंड कौन करवा देता है? आर्टरी। और आर्टरी वो सारा ब्लड लेके वापस वहीं पहुंच गई जहां से सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था। तो कहने और सुनने का मतलब यह है दोस्तों कि एक बार यदि बात समझ में आ जाए तो फिर उसे कितने भी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि हमें डायग्रामेटिक स्कीम के थ्रू, यदि हमें फीटल सर्कुलेशन की 5 स्ट्रक्चर्स को अरेंज करना आ गया, तो हमारे लिए उसे किसी भी फ्लो चार्ट के द्वारा या किसी भी राइटिंग लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्लेन करने में समस्याएं नहीं होंगी। उम्मीद है अभी तक फीटल सर्कुलेशन के बारे में जितनी भी स्कीम बताई जा रही है वो आपको क्लियर होंगी। बात करते हैं अब फीटल सर्कुलेशन के नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चेंजेस आफ्टर बर्थ। आते हैं उस पे। हेडिंग मेंशन करता हूं, चेंजेस आफ्टर बर्थ। जो लैंग्वेज लिखी है उसी से इसका मोटो समझ जाइए क्या होने वाला है। फीटल सर्कुलेशन चल लिया भाई, जितना चलना था, 9 महीने 280 दिन 40 वीक तक चल गया। अब क्या होगा? जैसे बात चलेगी बर्थ की, बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म, और बच्चे का तुरंत जन्म होते ही किया जाने वाला काम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग। और अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग करने का मतलब है फीटस और प्लासेंटा का कनेक्शन ब्रेक हो गया, और अब यह फीटस नहीं रहा, अब ये न्यूबॉर्न हो गया। और जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, न्यूबॉर्न के लंग्स एक्टिव होते हैं, बच्चा क्राई करता है, मतलब उसमें एडल्ट वाले चेंज आ गए। तो कहने का मतलब यह था, फीटल सर्कुलेशन की शुरुआत में मैंने ये बोला कि वो एडल्ट से इसीलिए अलग है क्योंकि उसके फेफड़े काम नहीं करते और उसके पास प्लासेंटा होता है। तो जन्म के बाद क्या बोलेंगे कि जन्म के बाद अब उसके पास प्लेसेंटा नहीं है, अब काम कौन कर रहा है? उसके लंग्स। तो जन्म के बाद जब बच्चा हमारी तरह ही काम करने लग जाएगा, तो फीटल सर्कुलेशन की 5 संरचनाओं का कोई मतलब रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब नहीं रहेगा। चेंज का मतलब क्या बताना चाहते हैं? चेंज का मतलब यह बताना चाहते हैं फीटल सर्कुलेशन की 5 संरचनाओं का चले जाना। फीटल सर्कुलेशन की 5 संरचनाओं का चले जाना
ही परिवर्तन है। परिवर्तन ऐसा नहीं है कि कुछ और चेंज हो जाएगा, उनको जाना ही होगा। और वो इसलिए जाना होगा कि कारण आपको बता दूं, कारण जैसे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि अब क्या हो गया, प्लासेंटा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। क्यों? मर गया, उसे सेपरेट कर दिया। और दूसरी खुशी की बात क्या है, बच्चे के लंग्स क्या हो गए हैं, एक्टिव। जितना काम निकालना था उन 5 जुगाड़ियों से, काम निकाल लिया। अब काम निकल दिया तो आगे चलते हुए रास्ता नापो। आते हैं कि वो डिसअपियर कैसे होते हैं। तो इन चेंजेस को एक्सप्लेन किया गया है, इन चेंजेस को एक्सप्लेन किया गया है। हेडिंग देता हूं बोर्ड पे वापस से, मैंने ये लिखा चेंज। सुने गौर से, ये चेंजेस जो होते हैं डिसअपियरेंस वाले, कि जाना होगा, गायब होना होगा, 2 प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। चेंजेस के क्लासिफिकेशन दिया गया है, एनाटॉमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एनाटॉमी जहां बोलती है कि जो संरचना थी वो संरचना पूरी तरह सही हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए, जबकि फिजियोलॉजी ये बोलती है कि जो फंक्शन हो रहा था उनके होने से वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इन लाइनों को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कैसे समझाऊं मैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं इस कंडीशन का कि माना कि मैं फोरामेन ओवल की बात कर रहा हूं, फोरामेन ओवल की बात कर लेते हैं, ये वाली बात। इधर गौर फरमाइए। अब यहां पे सामने देखें, आपको दोनों एट्रियम के बीच ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये रही ओपनिंग, ये मार्क कर दिया मैंने, ये फोरामेन ओवल है। पहले क्या होता था, यहां वाला ब्लड जो आता था इस साइड में वो डाइवर्ट हो जाता था। अब इसी के अंदर मैं 2 चेंज बताता हूं, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। पहले बताता हूं फिजियोलॉजिकल, कि क्या हो जन्म के बाद यदि ऐसा हो, राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड राइट एट्रियम में आकर के राइट वेंट्रिकल में चला जाए और लंग्स में चला जाए, पड़ोस की तरफ ध्यान ही नहीं दे। फोरामेन ओवल है, अवेलेबल है, पर उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो, वो चेंज कहलाता है फिजियोलॉजिकल चेंज। कि दिल में छेद होने के बावजूद, फोरामेन ओवल के पड़े होने के बावजूद ब्लड वहां डाइवर्ट नहीं हुआ, ब्लड ने अपना सीधा रास्ता नापा, ब्लड आजू बाजू नहीं गया, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल चेंज। बिना संरचना सही किए सही रास्ते पे ब्लड का जाना, एक बात। नंबर 2, एनाटॉमिकल चेंज ये बोलेगा कि हमें भरोसा नहीं है कि अभी तो ये सीधा सीधा रास्ते पे जा रहा है, पर बाजू के अंदर ये ध्यान नहीं दे रहा है, पर हो सकता है भविष्य में कभी डाइवर्ट हो जाए, तो हम तो विश्वास तभी करेंगे जब आप घाव पूरा भरेंगे। एनाटॉमी बोलती है इस दीवार की मरम्मत कर दो, पूरा बंद ही कर दो। अब पूरा बंद कर दोगे तो हम श्योर हो गए हैं, हम कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब तो तू जा ही नहीं सकता। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या बोल रहा था, वो नहीं जाता है। एनाटॉमिकल चेंज क्या बोलेगा, वो जा ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल ले लीजिए डक्टस आर्टेरियोसस का, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इधर आ जाओ। यहां बोलता हूं मैं, ये जा रही अपने पास डिसेंडिंग अयोटा, ये रहा अपने पास पल्मोनरी आर्टरी, और ये रहा अपने पास में बाईपास। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या बोलेगा, फिजियोलॉजिकल चेंज बोलेगा बाईपास अवेलेबल है, बाईपास अवेलेबल है, फिर भी ब्लड नीचे ही जा रहा है, बाईपास नहीं हो रहा। बाईपास है फिर भी नहीं जा रहा, सीधा जा रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज। एनाटॉमिकल क्या बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, तुम तो बाईपास को बंद ही कर दो। एनाटॉमिकल बोलेगा कि ऐसा कोई बाईपास नहीं है, बंद कर दो ऐसे बाईपास को, कि वो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहां से ये निकालेंगे, चेंजेस 2 प्रकार के हैं, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। संरचना यदि पूरी तरह सही हो जाए, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि बिल्कुल डायवर्जन नहीं हो सकता, वो चेंज होता है एनाटॉमिकल।
और बॉडी और ब्लड अपनी समझदारी से सीधे सीधे चलें, गड़बड़ करना बंद कर दें, तो वो चेंज कहलाता है फिजियोलॉजिकल। तो इसी नेचर के आधार पे अपन करते हैं चेंजेस का क्लासिफिकेशन। और चेंजेस के क्लासिफिकेशन में क्या नीड आ रही है, आप दो नाम दे दीजिए बड़े बड़े, और उन बड़े बड़े दो नामों के नाम हैं, इधर लिखता हूं मैं, एनाटॉमिकल चेंजेस। काफी सारे एमसीक्यू सिर्फ इस छोटे से क्लासिफिकेशन से ही क्लियर हो जाएंगे। दूसरा चेंजेस मेंशन कर देता हूं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक हो गया एनाटॉमिकल और एक हो गया फिजियोलॉजिकल। अब इनके नेचर देखते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में रिप्रेजेंट किया, तो आप मुझे बताएं, परमानेंट वाला काम, पुख्ता काम, कॉन्फिडेंस वाला काम, परमानेंट बंद करने जैसी चीजें कहां चल रही थी, एनाटॉमिकल में। समझदारी वाला काम, अपने आप सीधे सीधे जाने वाला कहां चल रहा था, फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमिकल वर्क जो भी होते हैं वो कहते हैं हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। और इधर बात करें, जुगाड़ परमानेंट नहीं था, तो जो जुगाड़ परमानेंट नहीं होता उन्हें कैसे बोल देते हैं, टेम्पररी। क्योंकि अभी तो सीधा सीधा जा रहा है, क्या पता किस समय दिमाग मेरे बुद्धि हिले और रास्ता भटक के कहीं और ये चला जाए। इसीलिए फिजियोलॉजिकल कैसे होते हैं, टेम्पररी। एनाटॉमिकल कैसे होते हैं, परमानेंट। अब दूसरी बात, ये परमानेंट है, ये जुगाड़ है। जो जुगाड़ होता है वो हमेशा जल्दबाजी में किया जाता है, और परमानेंट काम में समय लगता है। जल्दबाजी और समय के हिसाब से अपन कह सकते हैं जल्दबाजी में किया जाने वाला, तो नाम दे दिया इधर इमीडिएट, और परमानेंट वाला नाम दे दिया अपन ने डिलेड। ये हो गए हमारे पास दो दो कैरेक्टर इन होने वाले चेंजेस के। और अब आइए इंपॉर्टेंट वन, थर्ड इंफॉर्मेशन पे, वो क्या है। एनाटॉमिकल बोल रहा है मैं थोड़ा डिलेड रहूंगा, मैं थोड़ा समय लूंगा। फिजियोलॉजिकल बोल रहा है मैं तुरंत होऊंगा। अब हमें देने हैं यहां पे एग्जाम एमसीक्यूज के आंसर। वो क्या है, पूछा जाता है कि आप इमीडिएट कर दोगे पर फिर भी कितना समय लोगे, आप परमानेंट करोगे फिर भी कितना समय लोगे। अब जो मैं टाइम मेंशन कर रहा हूं वो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सारे के सारे फिजियोलॉजिकल चेंज, खोपड़े में पता रहे चेंज करना कितनों में, 5 स्ट्रक्चर में। यह बात कभी नहीं भूलना, हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं कि चेंज चेंज चेंज, चेंज करना कितनों में है, 5 स्ट्रक्चर में। वो 5 स्ट्रक्चर कौन है, अरे वही है वो जो शुरुआत से फीटस सर्कुलेशन दौड़ा रही है। अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस, अम्बिलिकल आर्टरी, पांचों में सारे के सारे पांचों फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं एक वीक के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर। और एनाटॉमिकल चेंज से भी उम्मीद की जाती है वो भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे मैक्सिमम 1 से 3 महीने में। सारे फिजियोलॉजिकल चेंज कब बता रहा हूं, विद इन 1 वीक। बाबूजी 1 वीक में, 7 दिन में हो जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है, हम लोग थोड़ा समय लेंगे, पर वो कितना ले लेंगे, मैक्सिमम 1 से 3 महीने। तो ये इंटरेस्टिंग जानने वाली बात थी हमारे पास इन दोनों के लिए, कि इन दोनों चेंजेस के बारे में। तो यहां पे कुछ एमसीक्यू बने तो उनके सिंपल आंसर देने, बार बार ना देने पड़े। नंबर 1, बच्चे के जन्म के बाद सर्कुलेशन में आने वाले चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल कैसे होते हैं, टेम्पररी या परमानेंट, आंसर देना है परमानेंट। इमीडिएट होते हैं डिले, डिले 1 वीक में होंगे या 1 से 3 महीने में होंगे, 1 से 3 महीने में होंगे। फिजियोलॉजिकल कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, इमीडिएट होते हैं, 1 वीक में हो जाते हैं। अब ये बात मैं 1 के लिए बोलूं या 5 के लिए बात बोलूं, फिक्स रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन फिजियोलॉजिकली कब चेंज होगी, 7 दिन के अंदर। डक्टस वेनोसस फिजियोलॉजिकली कब बंद होगा, 7 दिन के अंदर। डक्टस आर्टेरियोसस फिजियोलॉजिकली कब बंद होगा, 7 दिन के अंदर। फोरामेन ओवल फिजियोलॉजिकली कब बंद होगा, 7 दिन के अंदर।
अम्बलाइकल आर्टरी फिजियोलॉजिकली कब बंद होगी? 7 दिन के अंदर। उल्टा बोलना शुरू करें, कैसा बोलेंगे? नंबर 1, अम्बलाइकल वेन एनाटॉमिकली गायब कब होगी? 1 से 3 महीने में। डक्टस विनोसस पूरी तरह गायब कब होगा? 1 से 3 महीने में। डक्टस आर्टेरियोसस पूरी तरह गायब कब होगा? 1 से 3 महीने में। अम्बलाइकल आर्टरी पूरी तरह गायब कब होगी? 1 से 3 महीने में। तो कहने का मतलब है 1 बार बोलो या 5 बार बोलो, चीजें सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और ऐसी सीक्वेंस में हमें याद रखना होता है तीतर को। तीतर कौन? जो बात नहीं मानता कि अपने पास एक कलाकार आदमी ऐसा है जिसका नाम है फोरामैन ओवेल। फोरामैन ओवेल वो बोलता है कि बाकी सब दुकानदारी बंद हो जाएगी 1 से 3 महीने में, परंतु मुझे पूरी तरह से होने में लगता है पूरा 1 साल। फोरामैन ओवेल का कंप्लीट क्लोजर होता है 1 साल में, जबकि उसके अलावा बची हुई 4 पूरी तरह बंद हो जाती है 1 से 3 महीने में। तो ये तो बुद्धि आप में है ही कि जो विशेष होता है वही परीक्षा में आता है। तो लिख देता हूं यहां पे कि सारे के सारे बंद हो गए 1 से 3 महीने में, पर फोरामैन ओवेल का क्लोजर जो होता है वो लेता है पूरा 1 साल। और इसी कारण बनती है मजेदार बात। वो क्या बनती है तो पीडियाट्रिक में बताएंगे, मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कई बार ऐसा होता है बच्चे के अंदर डायग्नोसिस होता है कि एएसडी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, एएसडी, दोनों एट्रियम में जो ओपनिंग है। तो वहां भी जो डॉक्टर होता है वो सर्जरी प्लान 1 साल से पहले नहीं करता। 1 साल से पहले सर्जरी इसलिए नहीं करता कि बच्चा छोटा है, वो इसलिए नहीं करता कि वो आइडिया लगाता है कि हो सकता है ये एएसडी फोरामैन ओवेल का कोरिलेशन हो। और फोरामैन ओवेल खुद ये बोलता है कि 1 साल में खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी ये सोचता है कि 1 साल में ये अपने आप ठीक हो जाए, नहीं होता तो हमें सर्जरी ठीक करना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो यहां पर हुई बात कि चेंजेस जो होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है और कौन इस ड्यूरेशन को फॉलो नहीं करता। अब आते हैं बात नंबर 2 पे। बात नंबर 2 ये आती है हमारे पास कि जितने भी सारे ये चेंजेस होते हैं, चाहे एनाटॉमिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे थोड़े समय के लिए हो चाहे परमानेंट हो जाएं, ये पूरी तरह गायब हो जाते हैं शरीर से या कुछ अवशेषी अंग बनाते हैं। ये 5 स्ट्रक्चर पूरी तरह गायब हो जाती हैं या कुछ अवशेषी अंग बनाती है। तो जवाब देना है कि हां, अवशेषी अंग बनाती हैं। वो सारे के सारे बनाते हैं लिगामेंट। एक बार देखें कि सारे के सारे बनाते हैं लिगामेंट। एक बार उन सभी कलाकारों को फिर से बोलें, एक बार मैदान में आइए प्लीज। तो नंबर 1 पे कौन आया था अपने पास में? नंबर 1 पे आया था अम्बलाइकल वेन। उसी सीक्वेंस में लिख दो जिसमें मिलते हैं। नंबर 2 पे कौन आया था? नंबर 2 पे आया था डक्टस विनोसस। बात करें नंबर 3 पे कौन आया था? नंबर 3 पे फिजियोलॉजी में आया था फोरामैन ओवेल। लास्ट बार देख लो, टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया इन 5 को। इसके बाद कौन आया था? डक्टस आर्टेरियोसस। और लास्ट 1 में हमारे पास सर्कुलेशन खत्म किसने करा था? अम्बलाइकल आर्टरी। चीज क्या चल रही है? चीज चल रही है परिवर्तन। परिवर्तन में मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारे के सारे नालायक पूरी तरह गायब हो जाएंगे या अपना अवशेष छोड़ के जाएंगे। तो मैं कहता हूं पूरी तरह गायब नहीं होंगे, अवशेष छोड़ के जाएंगे। और अवशेष में क्या बना के जाएंगे? लिगामेंट। क्या बना के जाएंगे? लिगामेंट। सारे के सारे लिगामेंट बनाएंगे। कैसे? अम्बलाइकल वेन क्या बनाएगी? लिगामेंटम वेन। डक्टस विनोसस क्या बनाएगा? लिगामेंटम विनोसम। डक्टस आर्टेरियोसस क्या बनाएगा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अम्बलाइकल आर्टरी क्या बनाएगी? अम्बलाइकल लिगामेंट या लिगामेंट अम्बलाइकस। तो कुल मिलाकर के सारे के सारे चेंज होकर लिगामेंट बना रहे हैं। सब जने जो काम करते हैं वो सभी करें तो नॉर्मल। और फिर मैं बोलता हूं तीतर, जो अलग चले भीड़ से वो तीतर है। पिछली बार अपन ने देखा था कि सारे के सारे जने ठीक हो रहे थे 1 से 3 महीने में, पर वहां तीतर एक था। कौन? फोरामैन ओवेल, जो ठीक हो रहा था 1 साल में। अब की बार उन तीतर की संख्या 2 है। कैसे? तो सुने, मोस्ट हाईलाइटेड
पुराना तीतर जिंदाबाद, वो तो रहेगा। ये फोरामेन ओवल कोई लिगामेंट विगामेंट नहीं बनाता, ये नवाब की औलाद बनाता है फोसा ओवेलिस। सब बनाएंगे लिगामेंट, पर ये क्या बनाएगा? फोसा ओवेलिस। तो पिछली बार भी नाच रहा था, इस बार भी नाचेगा। पिछली बार भी बोल रहा था 1 से 3 महीने में बंद नहीं होऊंगा साहब, पूरा 1 साल लूंगा, और अब बोल रहा है कोई लिगामेंट नहीं बनाऊंगा, फोसा ओवेलिस बनाऊंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबके लिगामेंट बनते हैं, पर बहुत बार पूछा जाने वाला जो एमसीक्यू है वो अम्बिलिकल वेन का लिगामेंट है। सबसे बड़ी वेन अम्बिलिकल वेन ही थी इन 5 के अंदर, वो अम्बिलिकल वेन बनाती है लिगामेंटम टीरस। और इससे अच्छा एमसीक्यू चेंजेस में मेरे पास नहीं है कि अम्बिलिकल वेन चेंज होके क्या बनाती है, तो लिगामेंटम टीरस, TERES, लिगामेंटम टीरस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लल्लू है, इसलिए आराम से छोटा छोटा कर लिख सकते हैं। डक्टस विनोसस क्या बोल देंगे, तो छोटा सा है, तो लिगामेंटम विनोसम। अगला डक्टस आर्टेरियोसस, तो नाम ले दिया लिगामेंटम आर्टेरियोसम। उसके बाद बोल दिया कौन है, अम्बिलिकल आर्टरी, तो लिगामेंटम आर्टरी। तो फोकस आपको इसी बात पे देना है मित्रों कि जो विशेष कर रहा है वही सवाल परीक्षा में लेकर के आता है। अब बात करें अपन जो पढ़ रहे हैं चेंजेस, इन सभी चेंजेस के लिए तो याद रहिए अपन पढ़ रहे हैं चेंजेस आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आने वाले परिवर्तन। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। एडल्ट में चेंज होने का मतलब है अब उसके लंग्स काम करने लग गए हैं और प्लासेंटा से कनेक्शन नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में 5 स्ट्रक्चर जो फीटल सर्कुलेशन चला रही थी उन्हें पूरी तरह चेंज होना पड़ता है, डिसअपियर होना पड़ता है। चेंज की कैटेगरी में बताया गया चेंज 2 प्रकार से होंगे, या तो परमानेंटली वहां से चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी चीज, या फिर वहां पे फंक्शन नहीं होंगे। उस नेचर पे बताया जो परमानेंट वाले हैं वो थोड़ा समय लेते हैं, समय 1 से 3 महीने का लेते हैं, कहलाते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस। जो टेम्परेरी हैं, जो जुगाड़ी हैं, जो तुरंत हो जाते हैं, 7 दिन में हो जाते हैं, वो कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये नियम सब जने फॉलो करते हैं, जो फॉलो नहीं करता वो है फोरामेन ओवल, जो पूरी तरह ठीक होने में लगाता है लगभग 1 साल। इसीलिए पीडियाट्रिक के अंदर ASD नाम की बीमारी की सर्जरी 1 साल से पहले डॉक्टर नहीं करता। आफ्टर दैट ये बोला गया कि सारे के सारे चेंज होकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं या कुछ अवशेष बनाते हैं। जी अवशेष बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लिगामेंट बनाते हैं। 5 लिगामेंट बनाएंगे, पर 2 नई इंफॉर्मेशन जो लीक से हट करके, वो क्या, इस बार भी फोरामेन ओवल लिगामेंट ना बना करके फोसा ओवेलिस है। और सबसे अच्छा एमसीक्यू अम्बिलिकल वेन जो है चेंज होकर स्पेशल लिगामेंट बना रही है, नाम क्या है, लिगामेंटम टीरस। ये इंफॉर्मेशन। इसके बाद अपन लास्ट करते हैं सर्कुलेशन को कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता के, और वो कंसेप्ट है फिजियोलॉजिकल क्लोज होने का। एनाटॉमिकली क्लोज तो हो जाएगा अपने आप जब मरम्मत हो जाएगी। कंसेप्ट बता रहा हूं फिजियोलॉजिकल क्लोज का। फिजियोलॉजिकल क्लोजर कौन सा था, जब डिफेक्ट दिखने के बाद भी, बाईपास पड़ा होने के बाद भी ब्लड डाइवर्ट नहीं होता था। अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। हेडिंग लिखता हूं चीज को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल क्लोजर। फिजियोलॉजिकल मतलब टेम्परेरी वाले, इमीडिएट वाले, 7 दिन में होने वाले, उनकी बात कर रहे हैं। यहां पे ये देखना है, फिजियोलॉजिकल क्लोजर का मतलब था डिफेक्ट पूरी तरह भरा नहीं है, मरम्मत पूरी तरह हुई नहीं है, फिर भी ना जाने क्या जादू है, ब्लड का डायवर्जन नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, क्या इसके पीछे राज है, वो है प्रेशर मैकेनिज्म। प्रेशर मैकेनिज्म पीडियाट्रिक के अंदर आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज CHD,
उस पूरी कंजेनिटल हार्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन जो असाइनोटिक साइनोटिक होता है वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा प्रेशर मैकेनिज्म पे। जहां नाम आते हैं शंट के, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, वही मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ तो देखें, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में है तो सीन क्या है, जन्म से पहले क्या कंडीशन है, यहां पे मैंने ड्रॉ किया, ये बच्चे का 4 चैम्बर हार्ट, जहां मुझे बनाना पड़ेगा फोरामेन ओवेल को। ये जन्म से पहले वाली बात है, यहां देखें और यहां देखें, पढ़ा दिया है तो पता होना चाहिए। जन्म से पहले बिफोर बर्थ आप गौर करें कि यहां जो ब्लड आया, अब वो इधर भी है और वो इधर भी है, यहां पे लंग्स होते हैं, यहां पे बॉडी होती है, ये कंडीशन है। हार्ट के पास 4 चैम्बर में जैसे ब्लड आता है, राइट साइड लेफ्ट साइड में लंग्स है और बॉडी है, और वहां पे आपको सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल क्या यूज में आ रहा था, सिंबल यहां पे यूज में आ रहा था क्रॉस का, और यहां पे आ रहा था राइट का। इसका मतलब क्या है, यह बताना चाहता है राइट का इंडिकेटर है कि रास्ता खुला है, रास्ता ओपन है, आइए आइए और आ ही जाइए, और क्रॉस का मतलब है रास्ता बंद है। तो आप खुद दिमाग लगाएं, इसको लिंक करना है प्रेशर से। कौन से रास्ते को पार करने में ज्यादा जोर आएगा, जो रास्ता खुला हुआ या बंद पड़ा है, और कौन सा रास्ता आसानी से पार हो जाएगा, जो खुला है या बंद है। तो बड़ा सिंपल है, जो रास्ता खुला हुआ है वो आसानी से पार हो जाएगा, वहां प्रेशर सही है, ज्यादा नहीं है, और जो बंद पड़ा है वहां प्रेशर ज्यादा है। तो कंपेयर करें बिफोर बर्थ में, यहां क्रॉस होने के कारण, बिल्कुल जी हां, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस होने के कारण ये जो हार्ट का राइट साइड है, इसके अंदर अपन कह सकते हैं प्रेशर ज्यादा है। कंपैरिजन में ये जो हार्ट का लेफ्ट साइड है, इसके अंदर प्रेशर कम है। क्या दोस्तों आपको मेरी इतनी सी समझाई हुई बात समझ में आ रही है? ये जो सीन बता रहा हूं मैं, ये सीन है जन्म से पहले का, मैंने लिख दिया बिफोर बर्थ। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बच्चा अंदर ही है और अंग काम नहीं कर रहे, फेफड़े खून लेने से मना कर रहे हैं, मना करने का मतलब है रास्ता बंद है, और रास्ता बंद है तो वहां प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। वो साइड कौन सा है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। इसके कंपैरिजन में लेफ्ट वाले को देखो, वो बोल रहा है प्रेशर नहीं है, रास्ता खुला है, कम हो गया। तो यहां प्रेशर हाई है, यहां प्रेशर लो है, ये हिस्सा राइट है और ये हिस्सा लेफ्ट है। तो दुनिया में साइंटिफिक जितने भी प्रिंसिपल बने हैं एक्सचेंज होने के, तो नियम सिखाते हैं एक्सचेंज तभी होता है जब प्रेशर में अंतर होता है। तू भी इक्वल, मैं भी इक्वल, दोनों भाई भाई, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तू हाई और मैं लो, तो पूरी ब्रह्मांड का एक नियम है, एक्सचेंज होता है हाई टू लो, हाई टू लो। हाई टू लो होता है तो देख लीजिए सामने, हाई कहां पर है, राइट में, और लो कहां पर है, लेफ्ट में। तो शंटिंग कहां पर होगी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? शंटिंग कहां होगी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? शंटिंग होगी राइट टू लेफ्ट, हाई टू लो। और इसीलिए अपन देखते हैं फीटल सर्कुलेशन में ब्लड क्या हो जाता है, डाइवर्ट। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पे, जब अपन बात करते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, आहा मजा आया, कितनी सुंदर बात हुई। क्या बात हुई? बात यह हुई कि अभी भी मेरे दिल के अंदर 4 कमरे हैं, और कमरे होने के बावजूद भी मेरे पास फोरामेन ओवेल है। और बात करी जाए तो यहां पर अभी भी मेरे पास कौन अवेलेबल है, ये रही आर्टरी, ये रही अरोटा, और ऊपर से कौन आया, आया जी आया, ऊपर से ब्लड आया। अब देखो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। जन्म के बाद में क्या है, लंग्स खुल गए हैं,
रास्ता खुल गया है तो अब की बार दोनों की सरकार रंग लाएगी एक, तू भी राजी मैं भी राजी, भाड़ में जाए दुनियादारी। दोनों में राइट लगा दिया, दोनों में राइट लगा दिया मतलब कहीं भी रास्ता ब्लॉक नहीं है, कहीं भी रास्ता ब्लॉक नहीं है मतलब दोनों तरफ प्रेशर कैसा है, इक्वल है। प्रेशर में अंतर कब होता, जब एक रास्ता बंद होता और एक रास्ता खुला होता। पर सामने दिखाई दे रहा है दोनों रास्ते खुले हुए हैं, तो ये चीज कैसी कहलाएगी, हिंदू चीनी भाई भाई। ये राइट साइड कैसा, इक्वल, और ये लेफ्ट साइड कैसा, इक्वल, ये लेफ्ट भी इक्वल और ये राइट भी इक्वल। और क्या समझाया हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्धांतों के माध्यम से कि जब भी इक्वल इक्वल हो तो एक्सचेंज नहीं होता। यही चमत्कार था कि फिजियोलॉजिकल चेंज में ऊपर से टपकने वाला बिंदु सीधा नीचे चला गया। इस बंधु ने बाजू वाली को बिल्कुल भी नहीं देखा, इस ब्लड ने बाजू वाली को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि वो उसके जैसे ही दिखाई देता था, इसीलिए छेद होने के बावजूद भी डायवर्ट नहीं हुआ। एनाटॉमिकल चेंज में समय लगेगा, वहां मजदूर से दीवार की मरम्मत पूरी होगी। मेरा पढ़ाई का मतलब था, कॉन्सेप्ट मुझे बताना था किसका, और किसका, सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज का। और फिजियोलॉजिकल चेंज क्या कहना चाहता था कि छेद होने के बावजूद ब्लड का डायवर्जन नहीं होना, जबकि यहां पे छेद होने के बावजूद ब्लड का डायवर्जन हो रहा था। यहां डायवर्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि जन्म से पहले एक रास्ता बंद था, एक खुला था, और जन्म के बाद दोनों रास्ते खुले थे। जब एक बंद और एक खुला होगा तो प्रेशर में अंतर होगा, और जब दोनों खुले होंगे तो प्रेशर में अंतर नहीं होगा। जब प्रेशर में अंतर होगा तो ब्लड की शंटिंग होगी, और जब प्रेशर में अंतर नहीं होगा तो ब्लड की शंटिंग नहीं होगी। इसीलिए फिजियोलॉजिकल क्लोजर को बेस्ट बताया जाता है कि वहां पर ऑटोमेटिकली ब्लड शंट होना बंद हो जाता है। सिद्धांत मदद करेगा आपकी पीडियाट्रिक के अंदर भी, जब आप पढ़ेंगे साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज। आते हैं एक और चीज पे, वो है अपने पास पर्टिकुलर, इसको लेकर के पूछा गया क्वेश्चन इसके बारे में, डक्टस आर्टेरियोसस के बनने और बंद होने का कारण। अच्छा क्वेश्चन है, अलग से चमका रहे हैं खुद को। चलिए भाई तू बता। तो डक्टस आर्टेरियोसस के बनने का कारण तो आपको बताया था मैंने, पल्मोनरी रेजिस्टेंस। अब एक सिद्धांत बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको लेते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस याद कर ले, कहां पर है, नहीं आ रहा तो फिर एक बार मदद करके मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये अपना एक 4 दीवारी वाला कमरा, इससे निकली ब्लड वेसल और इनके बीच में बन गया बाईपास, का नाम हो गया डक्टस आर्टेरियोसस। अब देखें यहां पे एक प्रिंसिपल है, उसे सुने। एक रिलेशन होता है ऑक्सीजन का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, उन्हें आपको देखना होता है। हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होती है तो सेल एप्रोप्रिएट फंक्शन नहीं करती और वो डैमेज हो जाती है। और जैसे ही सेल डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर से रेडिकल निकलते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त अणु निकलते हैं। उन रेडिकल्स में लोकली प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे भी शामिल होते हैं। क्या रिलेट करके बताना चाहता हूं, यहां बताना चाहता हूं जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में बिफोर बर्थ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है या हाई है? जवाब दें बंधुओं एक बार में ही। तो कंसंट्रेशन कैसा है? लो कंसंट्रेशन है। जन्म से पहले इस वाले एरिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है। और क्या सिखाया मैंने कि जब जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होगा तब तब सेल डैमेज होगी, और सेल डैमेज होने से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा। और यहां जो स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है उसका नाम है PGE2। कौन बना? PGE2। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है PGE2
जिम्मेदार होता है डक्टस आर्टेरियोसस को बनाए रखने के लिए। एक सिद्धांत है, उसे लर्न कर लीजिए कि PGE2 इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेनेंस ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। PGE2 इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है साहब, मान लिया। अब क्या होगा? अब बात करें आफ्टर बर्थ की, जन्म के बाद। जैसे ही जन्म हो जाएगा तो वापस इस इलाके की बात करना चाहूं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर क्या होगा? सेल डैमेज नहीं होगी। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है डैमेज किसका होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 चला जाएगा। जब तक PGE2 था तब तक डक्टस आर्टेरियोसस भी था। जिस दिन PGE2 चला जाएगा डक्टस आर्टेरियोसस भी क्लोज हो जाएगा। तो डक्टस आर्टेरियोसस के बनने और क्लोज होने दोनों का लॉजिक है। बनने का कारण एक तो था पल्मोनरी रेजिस्टेंस, दूसरा था लो ऑक्सीजन से पैदा हुआ PGE2। बनने का कारण है लो ऑक्सीजन से पैदा हुआ PGE2 और चले जाने का कारण है हाई ऑक्सीजन से PGE2 का इनहिबिट हो जाना। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन को भगा देंगे और उसको भगाते ही ये बंद हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट MCQ भी बनता है। क्या MCQ बनता है? मैं लिखता हूं यहां पे, और वो ये कि यदि माता राम ने प्रेगनेंसी में यूज किया ये NSAID, प्रीवियस लेक्चर्स में जब अपन एमनियोटिक फ्लूइड को पढ़ रहे थे वहां भी इसका यूज आया था। यदि एक प्रेग्नेंट फीमेल NSAID का यूज करती है, गौर से सुनना, तो हमने जाना है, सीखा है, समझा है कि NSAID क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करती है। अभी मैं बता रहा था इस PGE2 का इनहिबिशन कब होगा? जब बच्चा जन्म ले लेगा, आफ्टर बर्थ। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं यदि मदर प्रेगनेंसी में NSAID यूज करती है तो PG का इनहिबिट हो जाएगा, और प्रेगनेंसी में ही यदि ये इनहिबिट हो गया तो फीटल लाइफ में ही डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाएगा, और समय से पहले बंद हो जाना कहलाएगा प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। भाई टाइम पे बंद होने के लिए तो हम तैयार हैं, फीटल लाइफ में मिलता है, ओके। फीटल लाइफ पूरी होने के बाद बंद होना चाहिए, दैट्स मोर ओके। पर फीटल लाइफ के अंदर ही बंद हो गया, दैट इज नॉट ओके। वो कहलाएगा प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये डक्टस आर्टेरियोसस के बंद होने का कारण दोबारा सुन लीजिए। डक्टस आर्टेरियोसस क्यों बनता है? लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से जन्मे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से, जो जन्म से पहले होता है। जन्म के बाद में हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से PGE2 जाएगा, ये भी चला जाएगा। प्रेगनेंसी में यदि आपने PGE2 को भगा दिया तो भी वहां पर ये प्रीमैच्योर क्लोज हो जाएगा। और इन दो लेक्चर के साथ खत्म होता है आपका फीटल सर्कुलेशन का पूरा कारवा। इस पूरे सर्कुलेशन को समराइज करना चाहें अपन तो हमने स्टार्ट किया कहां से? आते हैं यहां से। सर्कुलेशन को डिसाइड करने वाली ये 5 चीजें जो पूरे मैकेनिज्म का हिस्सा बनती है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया, एक एक पॉइंट को समझाया, इनसे बनने वाले MCQs को एनालिस्ट किया। स्टार्ट करने वाला प्लासेंटा, फर्केशन होता है पोर्टल साइड पे, मिक्सिंग होती है 3 टाइम, मैक्सिमम जाता है लेफ्ट में, आर्टेरियोसस बनता है रेजिस्टेंस के कारण, और आर्टरी बनती है इलियक आर्टरी से। मैक्सिमम सैचुरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे कम होता जाएगा, वो सीक्वेंस बताई गई। आगे बढ़े अपन, चेंज द एवरेज कार्डियक आउटपुट के, एवरेज और मैक्सिमम के। एवरेज में लेके गए 255 में, मैक्सिमम पे लेके गए 350 में। आगे बढ़े, चेंजेस देखे अपन ने 2 प्रकार के, तुरंत होने वाले, समय लेने वाले। यहां एक सवाल था, सभी के सभी बंद हो जाते हैं 1 से 3 महीने में, फोरामेन ओवल लेता है लगभग 1 साल। सभी चेंज होके बनाते हैं लिगामेंट, 2 स्पेशल, अम्बिलिकल वेन का लिगामेंट टीरस, और फोरामेन ओवल बनाता है फोसा ओवलिस। आफ्टर दैट अपन पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल का कंसेप्ट क्या है? ब्लड की शंटिंग। शंटिंग कब होगी? जब प्रेशर में अंतर होगा। शंटिंग कब नहीं होगी? जब प्रेशर में अंतर नहीं होगा।
डक्टस के बनने का कारण PGE2, इसको भगा दो, ये भी भाग जाएगा। इसको प्रेगनेंसी में भगा दिया NSAID से तो प्रीमैच्योर बंद हो जाएगा। यहां पे अब समय हो चुका है उन सभी सवालों के दोहरान करने का जो अपने फीटल सर्कुलेशन से कोरिलेट थे और जिन्हें पढ़ा भी गया था। लेके आते हैं उन झड़ियों को वापस से। ये लीजिए अपने पास अवेलेबल, बड़े सरल हैं, पूरे 2 लेक्चरों में डिस्कस कर लिया गया है। दबादब आंसर देना शुरू करें। नंबर 1 MCQ, हाईएस्ट ऑक्सीजन किसमें होती है? तो जो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे कौन था? अम्बलाइकल वेन। आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्या पूछना चाहता है? डक्टस आर्टेरियोसस किसने बनाया? क्या कारण था? तो कारण था पल्मोनरी प्रेशर। ढूंढिए ढूंढिए कहां पर है वो प्रेशर। नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। बढ़िया, आगे नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? एनाटॉमिकल चेंज के लिए क्या सही है? चलो सुनो। तुरंत हो जाता है? नहीं। जुगाड़ी होता है? नहीं। 3 साल तक होता है? नहीं। तो कब? 3 महीने तक हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी। आगे चलिए, फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए पहचानिए, क्या सही कहा गया है? तुरंत होता है? हां जी। परमानेंट? ना जी। 3 महीने? बिल्कुल नहीं। 3 साल? बिल्कुल नहीं। तो बड़ा सरल है, अपन ने पढ़ लिया है, आज के लेक्चर में ही पढ़ा है कि तुरंत होते हैं, तो आंसर ए। नेक्स्ट वन मूव करें। लिगामेंटम टीरस, जैसा कि मैंने बोला सारे के सारे बनाते हैं लिगामेंट, पर फेमस लिगामेंट कौन बनाता था? अम्बलाइकल वेन। ऑप्शन विल बी बी। आगे बढ़िए, फोरामेन ओवल कहां पर है? तो ये सवाल बताता है स्थान को। मैंने नंबर जो दिए 1 2 3 4 5 वाले, तो 1 नंबर किसका था? अम्बलाइकल वेन का। 2 नंबर डक्टस विनोसस। 3 नंबर फोरामेन ओवल। वही सवाल है, आंसर सी, 3rd पोजीशन। आगे बढ़िए, स्ट्रक्चरल चेंज होने का कारण। कारण क्या बताया था मैंने? लंग्स काम करने लग गए और प्लेसेंटा मर गया। तो ऑप्शन देखिए, न्यूबॉर्न ने क्राई किया। क्राई का मतलब लंग्स काम कर रहे हैं। प्लेसेंटा सेपरेट, बिल्कुल ठीक है, प्लेसेंटा मर गया। रेस्पिरेशन शुरू हो गया, मतलब सारी बातें सही हैं। इन सभी के होने के कारण चेंजेस आना शुरू होते हैं। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। अभी पढ़ रहे थे अपन, क्लोज क्यों आता? PGE2 का बैंड बजने से। PGE2 का बैंड क्यों बजाता? हाई ऑक्सीजन से। तो ढूंढते हैं, ए प्रोस्टाग्लैंडिन, बी ऑक्सीजन, नंबर सी क्या लिखा हुआ है? प्रेशर एक्सीड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, और लास्ट वन है वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑप्शन बी में केवल ऑक्सीजन लिखा है, जबकि डी में पूरा लंबी लाइन लिखी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने से पूरा बंद हो जाना। इसीलिए मोर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें, इस सवाल को लें। यह बड़ा सिंपल था। वेस्ट रिमूव करने वाली वेसल कौन थी? अम्बलाइकल आर्टरी, ऑप्शन ए। अगला संबंधित आएगा, न्यूट्रिशन देने वाली कौन थी? अम्बलाइकल वेन, ऑप्शन विल बी बी। एंड लास्ट वन क्वेश्चन ये अपने पास में कि दोनों एट्रियम के बीच की ओपनिंग कौन थी? फोरामेन ओवल, आंसर ए। तो ये सारे वो MCQ थे जो अपने टॉपिक फीटल सर्कुलेशन से लिए गए थे, 2 लेक्चर में दिए गए। जैसा बताया गया दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के आज जो एंड करा है अपन ने फीटल सर्कुलेशन, वो अपना यूनिट 1 कहलाता है OBG में। यूनिट अपन ने खुद ने मेकअप कर रखी है सिस्टमैटिकली स्टडी को डील करने के लिए। तो पहले अध्याय का यहां पे समापन होता है। अगले लेक्चर में, कल से लेक्चर में बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स वाले कंटेंट को लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। उस कैटेगरी में सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा फीमेल पेल्विस। अभी पूरे इस पहले चैप्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई ब्लीडिंग से लेकर के फीटल सर्कुलेशन के एंड होने तक सभी टॉपिक की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। इन्हें पढ़ने के लिए, इन्हें समझने के लिए पूरी उम्मीद और पूरे प्रयास और पूरी कोशिश है आगामी में भी आप मेरे सारे उन टॉपिक्स का इसी तरीके से साथ देंगे। आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।